हमारा देश भारत पूरी तरह से बेहाल हो चुका है। भारत के बेहाल होने के पीछे कई सारी वजह हैं, जैसे मणिपुर का जलना, ईसाइयों का मरना, मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाना, इस्लामोफोबिया फैलाना, हिंदुओं का त्यौहार हो या मुसलमानों का त्यौहार हो, परेशान मुसलमानों को करना। जब बहुसंख्यक का त्यौहार हो तो पुलिस नाच भी सकती है, और अगर मुसलमान 2 रकत नमाज 5 मिनट के लिए पढ़ ले मस्जिद फुल होने की वजह से सड़क पर, तो उनका गिरफ्तार हो जाना। दलितों के मुंह पर पेशाब कर देना, मुसलमानों की दाढ़ी में आग लगा देना। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की नहीं, दोगली सरकार है, दोहरा चेहरा है। काफ़ी सारी समस्याओं के बाद भारत कुल मिलाकर चारों तरफ से परेशान है। मणिपुर जल रहा है, पड़ोस के फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा की खबरें दिखा रहा है मीडिया, मणिपुर की नहीं दिखा रहा है। मणिपुर के हालात ताज़ा तरीन बता दूं तो मणिपुर को जानबूझकर मोदी सरकार ने काट कर अलग कर दिया है। कैसे? मणिपुर में सबसे पहले इंटरनेट को बंद कर दिया, पूरी तरह से कट ऑफ। न वहाँ खबर जा सकती है, न वहाँ से खबर आ सकती है। इलाके को बीजेपी समर्थक उग्रवादियों ने पूरी तरह से सील कर दिया है। कुकी जो ईसाई समुदाय है और जो आदिवासी समुदाय है वो अल्पसंख्यक में है। बहुसंख्यकवादी जो लोग हैं वो उन पर हमलावर हैं, गोली चला रहे हैं, गोली मार रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, मिसाइल चला रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ईसाइयों के सैकड़ों गिरजाघरों को आग के हवाले कर दिया गया है। ताज़ा तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये गोदी मीडिया आपको दिखाएगा नहीं, ये भारत का अपना हमारा अंग है मणिपुर। सोचिए ऐसा हाल मोदी सरकार ने इसका कर दिया है। ये मोरे इम्फाल है। उग्रवादियों ने बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए और एक और चर्च को आग लगाई। लगभग 76 दिनों से मणिपुर जल रहा है। देश की जनता को 2024 का इंतजार है। इधर आप देख रहे हैं कि मोदी जी फ्रांस चले जाते हैं, यूएई चले जाते हैं और मणिपुर जल रहा होता है। अब आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 का एक ट्वीट लगा रहा हूं। बड़ी मुश्किल से इन लोगों को भी कोई खबर मिलती है, जिसमें इनके मुताबिक जो है मणिपुर में दोबारा से हिंसा भड़की है और गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जो मेरे सोर्स है ना रजाग्राफी के, उसके मुताबिक मणिपुर के हालात बहुत ज़्यादा खराब है। यहां तक कि ये तस्वीर देख लीजिए, मणिपुर के भाजपाई भी पूरी तरह से मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं। मोदी बीरन सिंह की अर्थी फूंक कर उसमें बीजेपी के झंडे और जो एडवर्टीजमेंट के पोस्टर जो होते हैं वो फेंक दिए गए और नारे लगाए गए, हमारी भूल कमल का फूल। बीजेपी मणिपुर के लिए पनौती है के नारे भी लगाए गए। इतना ही नहीं, इतना बुरा हाल है कि भाजपाई समर्थक उग्रवादियों ने मणिपुर के सिंगमई के इलाके में एक महिला डॉक्टर को गोली मार दी। 7-8 गोली मारी है। क्यों मारी पता है? क्योंकि वो महिला आदिवासी गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करती थी। इसी वजह से बहुसंख्यक समाज की भाजपाई उग्रवादी ने उस महिला को गोली मार दी। समय पर इलाज न मिलने की वजह से उस मददगार डॉक्टर महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। दोस्तों, मणिपुर का हाल इतना बुरा है कि अमेरिका में गेम होने वाला है और भारतीय हमारे देश की खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जो मणिपुर से हैं,
मणिपुर उनका गांव है, मीराबाई चानू उनका नाम है। थक हार कर उन्होंने अमेरिका में बैठकर मोदी जी और गृह मंत्री से अपील की है। क्या अपील की है? और देश का हाल ऐसा हो गया है कि हमारे देश की महिला खिलाड़ी खेल पर ध्यान देने के बजाय इतने बड़े लोकतंत्र और ताकतवर शक्तिमान मोदी जी के होते हुए अपील करनी पड़ रही है कि मणिपुर को जलने से रोक लो। सभी को नमस्ते। मणिपुर में अभी चल रही लड़ाई 3 महीने होने वाला है, अभी तक शांति नहीं ला पा रही है। ये लड़ाई की वजह से काफी प्लेयर्स को ट्रेनिंग नहीं कर पा रही है और स्टूडेंट को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही है। कई लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे घर जल चुके हैं। मणिपुर में मेरा घर है। फिलहाल मैं अभी यूएसए में हूँ। आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं मणिपुर में नहीं हूँ, फिर भी सोचती हूँ, देखती हूँ कि कब खत्म होगी ये लड़ाई। मैं अपील करना चाहूंगी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी और होम मिनिस्टर जी को जो लड़ाई चल रही है इसको जल्दी से जल्दी ठीक करे और मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए और मणिपुर की पहले से शांति जो है बुलाइए। धन्यवाद। वहीं लखनऊ के गोसाईगंज के इलाके में अलग ही खेल चल रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी तरह से छूट दी हुई है अपने लोगों को। कानून अब बराबर नहीं रह गया है। मुसलमानों के लिए वही कानून अलग है और हिंदू समुदाय के लिए वो कानून अलग है। आज तक की ये रिपोर्ट है जो कि शायद अब हटा ली जाएगी, इसीलिए आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। हिंदू समुदाय के लोगों ने और हिंदू संगठनों ने मिलकर 8 मुस्लिम जोड़ों का धर्म परिवर्तन करवाया। जो मुस्लिम संगठन है उनको काफी झटका लगा है और हिंदू समाज ने मिलकर 8 जोड़ों का धर्म परिवर्तन करवा दिया है। सोचिए, जो कन्वर्जन वाला कानून है उस पर मुसलमानों पर एनएसए लग जाता है और यहां खुल्लम खुल्ला देश के बड़े बड़े बाबाओं को बुलाकर हिंदू संगठन ऑर्गेनाइज तरीके से फुली प्लान करके 8 मुसलमान युवक और युवतियों को पूरी तरह से कन्वर्ट करवा देते हैं। देश में यही तो आरएसएस का खेल चल रहा है। पर्चा जो लीक हुआ था जिसमें बताया गया था हिंदू युवकों को कि किस तरह से मुसलमान लड़कियों को फांसना है, यह सब कुछ सच है। किस तरह से मुसलमानों को कमजोर करना है, यह सब कुछ सच है। इनका प्लान यही है और भगवा लव ट्रैप सच है। ये बात याद रखिएगा। कुछ अंश दिखाना आपको जरूरी है, देखिए। माइक ऑन कर दिया जाए, मंच के सारे माइक ऑन कर दिए जाए। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद ये 2 ऐसे मामले हैं जिनके महज जिक्र भर से सभी के कान खड़े हो जाते हैं। इस ऊंचे से मंच पर लग रहे जय श्री राम, जय भोले के नारों के बीच धर्म परिवर्तन का खेल खेला गया। दरअसल लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में हुए एक आयोजन में 8 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराया गया, जिसे घर वापसी का नाम दिया जा रहा है। मेरे पीछे आप जो पंडाल देख रहे हैं, जो कार्यक्रम देख रहे हैं, ये हिंदू युवा मंच नामक संस्था के द्वारा कराया जा रहा है। ये लखनऊ के गोसाईगंज का मलौली इलाका है जहां पर ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें जगन्नाथपुरी के हनुमानगढ़ी के तमाम हिंदू देवी देवताओं के जो बड़े मठ हैं, जो मठाधीश हैं, जो संत हैं, वो आए हैं। और इस सबसे बड़े कार्यक्रम में आप जो देख रहे हैं कि इसमें जो जोड़े नज़र आ रहे होंगे, ये जोड़े वो हैं जिनको कहा जा रहा है कि इनकी घर वापसी कराई जा रही है। यानी कि जो कल तक दूसरे धर्म में थे, आज उनका धर्म परिवर्तन करा करके यहाँ पर वापसी कराई जा रही है, उनको हिंदू धर्म अपनाया जा रहा है। लेकिन जिसका ईमान कच्चा और नकली हो वही तो इस्लाम को छोड़ेगा। जहां सारी दुनिया इस्लाम की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में कोई मुसलमान इस्लाम से दूर हो तो फिर तो ये उसकी कमी है, उसका नुकसान है, वो खसारे में है। तवज्जो आपकी पूरी रहनी चाहिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर कोई इस्लाम छोड़कर जा रहा है तो वो अपना नुकसान कर रहा है, उसमें इस्लाम का कोई नुकसान नहीं है।
अब लड़कियों के दिमाग की नसों को थोड़ा सा फ्री करने के लिए ये महिला को दिखाना चाहूंगा। ये मुस्लिम महिला है, तनुज नाम के लड़के से कुछ साल पहले इसने शादी कर ली, ठीक है। इसके बाद उस तनुज ने, जिसका दिमाग सनातनी धर्म से जुड़ा हुआ था और जो सिखाया गया था हिंदू समाज के द्वारा और हिंदू संगठनों के द्वारा, शायद उसी को फॉलो करते हुए कुछ वक्त तक उसने अपनी मुस्लिम पत्नी को कन्वर्ट करके, जिसे हिंदू बनाया था, उसके जिस्म के साथ खेलता रहा। इसके बाद जब मन भर गया तो कुछ वक्त की बात नहीं बल्कि ये 17 साल पुरानी बात है, 17 साल तक इसके साथ मारपीट करता रहा। हालात ऐसे बना दिए गए कि इस महिला को दूसरों के साथ सोने के लिए मजबूर करने लगा, क्योंकि उसका मन भर चुका था। अब मोदी सरकार ने बेरोजगार किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि पैसा कमाने के लिए अपनी बीवियों तक को अंधभक्त दूसरे के बिस्तर पर भेज सकते हैं। लेकिन यहां हाल और बुरा है, क्योंकि लड़की मुसलमान थी और मियां बीवी के बीच क्लैश होता ही है, तो उसको सबक सिखाने के लिए कह लीजिए या परेशान करने के लिए, सोचिए, जो इस्लाम छोड़ के आई, हिंदू बन गई और जिस पति के साथ वो रहने लगी, वो हिंदू पति कहने लगा कि दूसरे के साथ सो और मुझे पैसा कमा के दे। पूरा बयान सुनिए। योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, योगी जी मुझे इंसाफ दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी 17 साल पहले तनुज नाम के आदमी से शादी हुई थी। मैं मोमडन परिवार से थी। मैंने इसके लिए अपना पति छोड़ दिया, अपना घर ससुराल सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अपना ईमान सब कुछ परिवर्तन कर दिया, सब कुछ धर्म चेंज कर दिया। मैंने मुसलमान से मैं हिंदू हो गई। मैंने तनुज नाम के लड़के से शादी करी थी, लेकिन जब तक बहुत परेशान कर रहा है मुझे, जब से मार रहा है, पीट रहा है, हर गलत काम करवा रहा है मुझे मेरे से। कहता है लोगों के पास जाके सो, मुझे पैसा ला के दे। सर कोई काम नहीं करता, सारा फ्रॉड काम करता है। प्लीज मुझे बचा लो सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बहुत मारता पीटता है, रोज मारता है। पीछे अभी भी इतना मारा है मुझे, मेरा कान का पर्दा भी फट गया। परसों भी बहुत मारा, हाथ पैरों में सब में नील पड़ रहे हैं। बहुत मारता है सर, बहुत धमकी देता है। मेरे दोनों बच्चों को बहुत मारता है। प्लीज सर मुझे इंसाफ देता, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। और गलत काम करता है, वो पुलिस की वर्दी पहन पहन के लोगों को कर रहा है। ये देखो, इससे मेरी शादी करी थी, ये इसकी फोटो है। ये मुझे बहुत धमकी देता है, बहुत मारता है। सर प्लीज देखो, ये देखो पुलिस की वर्दी पहनता है। देखो सर, ये देखो सब कुछ फर्जी ले रखा है। देखो, ये देखो सर, ये इसकी देखो पुलिस की वर्दी है। ये देखो सर, ये दूसरे की नाम की। देखो सब अलग अलग कानून, अलग अलग वो करता है। ये देखो सर पुलिस का कार्ड। ये देखो सर, फर्जी पुलिस बन के सबको लोगों को लूटता है, बहुत परेशान करता है। ये देखो सर, बहुत परेशान करता है सर। ये इसकी फोटो है। ये देखो अलग अलग नाम से आधार कार्ड बनवा रखे हैं, इसमें अलग एड्रेस है। देखो इसमें अलग एड्रेस है, ये बनवा रखा है। ये देखो सर, इसकी नेम प्लेट बनवा रखी है। ये देखिए सर, ये देखो अलग अलग नाम से बना रखे हैं। ये देखो अलग अलग कंपनियों के कार्ड बनवा रखे हैं। ये देखो, ये दूसरी कंपनी का कार्ड है। ये देखो इसमें वकील बना हुआ है। बहुत परेशान करता है। ये सब पुलिस के हैं। और तो देखो इतने सारे ये कारतूस है, इन्हें मारने की धमकी देता है। बहुत परेशान करता है पुलिस। अब सुनिए गोरखपुर महाराजगंज में क्या हुआ। एक हिंदू भाई ने अपनी सगी बहन को बीच सड़क पर गर्दन, पेट, सर, पीठ, जांग, पूरे जिस्म में चाकुओं से गोद डाला। वो तो अच्छा हुआ कि आसपास के लोगों ने जैसे तैसे रोका और फिर उस भाई को बुरी तरह से पीट डाला। जब खबर की पड़ताल करी, जो मैं अभी वीडियो पूरा नहीं दिखा पाऊंगा, माफ कीजिएगा, तो पता ये चला कि गांव के ही दूसरे लड़के के साथ उसकी बहन सूरज की बहन के संबंध थे, प्रेम प्रसंग था और वो उससे शादी करना चाहती थी। भाई इनकार कर रहा था, बहन मान नहीं रही थी। बस इतनी सी बात पर जान से मारने की कोशिश सगी बहन को करी है। कौन से धर्मसता सूरज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारा मुल्क बेहाल इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने अपनी सेना में लोगों को भर्ती करने के लिए नौजवानों को बेरोजगार किया हुआ है।
अब बेरोजगार जो उनको रखा हुआ है, तो बेरोजगार गले में भगवा गमछा डाले, चाइना का फोन लिए, अंबानी का 1.5 GB का रोज का इंटरनेट लिए नफरत फैलाते हैं, भगवा गले में डालकर गुंडई करते हैं। मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट में जहां चिकन नॉनवेज हर जगह मिलता है भाई साहब, नॉनवेज किस रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, वहां घुसकर हिंदुत्व के आतंकवादियों ने जय श्री राम के नारे लगाए और किचन में और उस रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करी। सारा नीचे गाओ, इसका सारा नीचे गाओ, सारा गिरा दो बड़े भाई, सारा गाओ पूरा, वो बोले पूरा लोकल है, लोकल बिरान है। अब एक बात फिर से एक अलग बात बोलने जा रहा हूं, लेकिन हकीकत है, ओयो के ज़माने में वफादारी की उम्मीद ना करें। कहानी बड़ी टेढ़ी है, समझने वाले समझ गए होंगे। जैसे एक एसडीएम का और वो ज्योति नाम सुना है, हाँ, पत्नी थी, सब कुछ था, सही था, सफाई कर्मी था, पढ़ा लिखा कर बीवी को बना दिया कलेक्टर, तो बीवी के बढ़ गए भाव, लग गए पर। ऐसी खबर एक और सामने आई है। बस्ती उत्तर प्रदेश के इलाके से एक गरीब पति ने अपने खेत बेचकर बीवी को पढ़ा लिखा कर नर्स बनाया। नर्स बनने के बाद पापा की परी, जो पति की परी हो गई थी, उसे लगा कि अब तो ज्ञान की छड़ी आ गई है मेरे पास, और भाई साहब ऐसा पढ़ाया और वो ऐसी नर्स बनी कि स्कूल प्रबंधक के भांजे के साथ फरार हो गई। अब क्या रह गया भाई जिंदगी में, लौंडों की जिंदगी में यार, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? भैया ये जो सिंगल है वो तो सिंगल है, जो शादीशुदा है ससुरे वो भी टेंशन में आ गए। जो सिंगल है वो अपने रिलेशनशिप को लेकर जो है, अपनी बंदी को लेकर टेंशन में आ गई है, ससुरी कुछ गलत तो नहीं कर रही। अभी तो जो रिलेशनशिप में होते हैं लौंडे, या मतलब प्यार भी के चक्कर में होते हैं, वो ही शक करते रहते हैं यार किसी और से तो बात नहीं कर रही, आराम कर। तेरा फोन कहाँ बिजी था इतनी देर से, आधे घंटे तक बिजी, उसके बाद भी बिजी, नानी से इतनी देर कौन बात करता है। ये और चीज़ें बढ़ गई हैं भाई साहब। उधर पति पत्नी जो शादीशुदा इंसान हुआ करते थे वो खुश रहा करते थे, अब वो भी टेंशन में आ गए हैं ऐसी वारदात देख देख कर। और भाई आएगा नहीं पति टेंशन में, आदमी दिन रात कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है। सिर्फ ये बात वो नहीं है कि यार गरीब इंसान, मान लीजिए भैया कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कोई कर्मचारी है, 12-12 घंटे काम करना पड़ जाता है, 15-16 घंटे काम करना पड़ जाता है, पत्नी को टाइम नहीं भी दे पाता है, घर पे टाइम नहीं दे पाता है। ऐसे लोग भी टेंशन में आ जाएंगे कि यार पत्नी हमारी जो है पढ़ी लिखी तो है, इतनी तो है कि व्हाट्सएप चला लेते, कहीं और ना टाप जाए कोई। तो यार ऐसे मामलात से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कह देंगे ना कि डिसबैलेंस हो गया है मामला। शक की सुई सब जगह घूम रही है, टक 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 टक। बहरहाल कहना नहीं चाहिए, लेकिन भाई साहब पढ़ाने लिखाने की जो उम्र होती है वो भाई साहब निकल जाने के बाद जब आप ऐसे चराओगे, पढ़ाओगे और अच्छी नीयत से पढ़ाओगे तो आपके साथ होगा यही, क्योंकि ये कलयुग है। अच्छा करोगे आपके साथ बुरा होगा। उधर आपको एक बड़ी खबर बता दूं, असम के सीएम हेमंत बिस्वा, जिन्होंने हमेशा से मुसलमान विरोधी बयान दिए हैं, हाल में उन्होंने मुसलमानों की वजह से सब्जियों के महंगे दाम हैं ऐसे बयान दिया था, जिसके बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सवाल ये है, सिर्फ एफआईआर से काम होगा? और अगर एफआईआर हुई है तो कितनी एफआईआर हुई है? पूरे देश भर में इसका विरोध क्यों नहीं हुआ? लेकिन जो कुछ भी हुआ सही हुआ है, और यहाँ से उम्मीद हम करते हैं कि हेमंत बिस्वा जी कम से कम काम अच्छा नहीं कर रहे
तो बात अच्छी करें और कम से कम नफरत या बयान एक खास समुदाय के लिए मानने देना बंद कर दें। चंद्रयान 3 पर बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया। भले ही बेशक ये भारत की एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन एक खास समुदाय बहुत ज़्यादा उछला कि मोदी ने ये किया है, मोदी सरकार ने ऐलान का फलान कर दिया है। लेकिन एक हकीकत ये भी है जो मोदी सरकार की पूरी तरह से चड्डी दुनिया को दिखा रही है। चंद्रयान 3 का जो लॉन्च पैड जिन कर्मचारियों ने, काम करने वाले मजदूरों ने, जिन लोगों ने भी बनाया था, कर्मचारियों ने, 17 महीने से उनको उनकी तनख्वाह तक नहीं दी गई है। हमारे देश का ये हाल है और चंद्रयान पर ताली पीट रहे हैं। अबे भाई, मजदूर को मजदूरी तो दो। गरीबों को मजदूरी नहीं देंगे, महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे, नौजवानों को नौकरी नहीं देंगे। भाई विकास फिर किसका कर रहे हो? विकास सिर्फ सांड का, गाय का, इनका हो रहा है। अलीगढ़ में मेन सड़क पर दिन दहाड़े एक सांड ने एक पुलिसकर्मी के साथ साथ आसपास मौजूद खड़े कई लोगों को सींग पर बिठाकर चड्डम खिला दी, यानी टक्कर मार दी। ऐसे में 3 आम नागरिकों की मौत हो गई। आप समझ रहे हैं? पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल है, कई लोग घायल हैं, ये रिपोर्ट मौजूद है। तो बाबा के राज में अगर किसी का मजा है, या तो वो जानवर है या तो वो अंधभक्त है। भाई ये 2 लोग हैं जिनके बहुत मजे हैं। सवाल ये है कि उन 3 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है? सांड था, गाय नहीं थी, अंधभक्तों की अम्मा नहीं थी। लेकिन अगर गाय अंधभक्तों की मां है तो सांड भी कोई ना कोई रिश्तेदार तो हुआ। बात तो सही है। बात अंधभक्तों की यहां आ रही है तो अंधभक्तों की जिंदगी का एक पहलू आपको दिखा दूं। राम भक्त रामू ने, हरदोई का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, बुआ की बेटी घर पर थी, सो रही थी, बुआ की बेटी पर ही, अल्लाह मेरी तौबा कहना नहीं चाहिए, सीधे लफ्ज में कहूं बलात्कार करने लगा। घर में मौजूद आसपास के घर के ही लोगों ने जब चीखम चिल्ली सुनी तो उन्होंने बचाया। अब ये गिरफ्तार हो चुका है। भैया, रामू भैया गिरफ्तार हैं। रिश्तेदारी में तो हिंदुओं के बहन ही कहा जाता है ना, तो अपनी बहन के साथ, तो ये जिंदगी है इनकी। आइए अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, अगले लेवल पर। भोपाल से दिल्ली के लिए वंदे भारत की एक नई ट्रेन का उद्घाटन करके पिछले हफ्ते ही जो है हरा झंडा दिखाया गया था। पता नहीं किसकी पनौती इस वंदे भारत को लगी है। कभी गाय से लड़ती है, कभी बकरी से लड़ती है, कभी आगे से टूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। अब नया और देख लीजिए, आग लग गई। यह वंदे भारत एक्सप्रेस में जो भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, आग लग गई। एक बड़ा हादसा होने से रह गया। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो नीचे सॉकेट होता है, जो बॉक्स होता है, उसके अंदर आग खतरनाक देखी जा रही है। गनीमत ये रही कि भाई वहाँ पर कर्मचारी मौजूद थे, जवान मौजूद थे, आग पर काबू पा लिया गया। अल्लाह जाने ये किसकी पनौती इस हमारे प्यारे देश की वंदे भारत को लगी हुई है। कांवड़ियों का जो कुछ हुआ है, उन्होंने जो कुछ किया है देश भर में, आपने तमाम तस्वीरें वो लगातार देखी हैं। ट्रक पर गैर कानूनी तरीके से जितनी ट्रक की हाइट होनी चाहिए उससे भी ऊंची ऊंची ये पूरी ट्रक की हाइट कर लेते हैं जी, डीजे लगा के, और उसके ऊपर डीजे के ऊपर बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं आप? 18-18, 19-19 फुट ऊपर ट्रक हो जाते हैं। सोचिए, पीछे से सीढ़ी लगा के जो है तीसरा माला चढ़ने वाला पूरा हिसाब बना लेते हैं। ऐसे में मेरठ में कांवड़िए जा रहे थे, बिल्कुल ऊंचाई पर बैठे हुए थे, हाई टेंशन की तार ऊपर थी, उससे कांवड़िए टकरा गए, करंट फैला, 6 बेचारे कांवड़िए दर्दनाक तरीके से मौत के मुंह में चले गए, मारे गए। अब ये तस्वीर देखिए। अब परिजन जो हैं बैठे हुए हैं धरने पर, उनकी लाश को लिए। कांवड़ियों की डीजे वाली गाड़ी हाई टेंशन वायर की जब चपेट में आई तो 6 कांवड़ की मौत हो गई। मृतक परिजन की लाश को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
मांग है कि 50 लाख रुपए के साथ साथ मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। समझ रहे हैं आप? ये अच्छा है। गैर कानूनी तरीके से आप एक तो ध्वनि प्रदूषण करें, उसके बाद आप इतनी ऊंचाई पर बैठे हैं ट्रक के ऊपर, आपकी जान को वैसे भी खतरा है। तार छोड़ दीजिए, खुदा ना खास्ता अगर गड्ढा आता है, कुछ भी आता है, डिसबैलेंस होकर आप गिर गए, तब भी पीछे से कोई गाड़ी ठोक देगी, आप गिर के ही कुछ आपको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अब मारे गए हैं कांवड़िए, तो सरकार की हलक में हाथ डाल के नौकरी ज़बरदस्ती चाहिए। और जो है 50-50 लाख, ज़िंदगी में कभी 50 लाख जिन्होंने कभी कमाया नहीं है, और इनको मिल भी जाएंगे। ये मैं भी आज आपको बता रहा हूँ, मिल भी जाएंगे इनको, क्योंकि ये कांवड़िए थे, भोले के रूप में थे, और हिंदू त्यौहार था। आप समझ रहे हैं? मुसलमान होते तो 5,000 रुपये भी नहीं मिलते इनको। उधर बिहार में आपको याद है कुछ दिन पहले अभी कुटाई हुई है भाजपाइयों की, और इल्ज़ाम बिहार की सरकार पर बहुत बड़ा लग रहा है। और वहाँ भाजपाई बिल्कुल ऐसे मजलूम हो गए कि हमें बहुत हमारे साथ बहुत ये कर रहे हैं। अब एक ऐसी वीडियो सामने आई है जो ट्विटर पर मौजूद है, और कई जगह ये अब वायरल हो रही है, क्योंकि वीडियो अब बाद में सामने आया है। गोदी मीडिया ये कहने लगा कि बड़ा जुल्म किया है बिहार सरकार ने बेचारे भाजपाइयों पर। लेकिन उस दौरान विधानसभा मार्ग पर जब प्रदर्शन ये कर रहे थे भाजपाई, उस दौरान का ये वीडियो देखिए, देख लीजिए। भाजपाई पूरी तरह से खुद लाठी मार रहे थे पुलिस वालों पर, और पथराव कर रहे थे, और लगातार पथराव कर रहे थे। गुंडई देखिए भाजपाइयों की कैसे विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। मीडिया के पास ये वीडियो मौजूद होगी, लेकिन इस वीडियो को दिखाया ही नहीं गया है, पूरी तरह से बैन कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि सच को कितना भी दबा लो, सामने आ ही जाता है। और जब देश में आप लोगों की मोहब्बत से और दुआओं से रज़ाग्राफी खड़ा है, तो भाई साहब सच तो सामने आएगा ही। भाजपा को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। एक तरफ झूठ रख दीजिए, एक तरफ भाजपा, दोनों में 1 इंच का फर्क नहीं है। भाजपा को समझना है तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। रमेश सिंह है, मैं विलेज माधपुर का रहने वाला हूँ। मैं रवि सर से हाथ जोड़ के अभी निबंधन है कि उन्होंने हम दिव्यांग लोगों को इस काबिल समझा और हमें कंबल वितरित किए। मैं रवि सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गजब टूबीबाज आदमी। उधर आपको बता दूं कि कांवड़ियों का भी ये सब खत्म हुआ है। क्या कहूं, सोर्स मैं नहीं हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया है। देखिए 30,000 मैट्रिक टन गंद मचाया है इन्होंने, कूड़ा हरिद्वार में छोड़ा है। 30,000 मैट्रिक टन, 30,000 मैट्रिक टन कांवड़िए, और रिपोर्ट मौजूद है। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये तो हिंदुओं के खिलाफ, नहीं, मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं एक मानसिकता के खिलाफ बोल रहा हूं। वरना इस देश में मोदी सरकार से पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहते थे, दंगे होते थे, लेकिन इतनी नफरत आम लोगों में नहीं होती थी कि पड़ोस का मुसलमान पड़ोस के ही हिंदू भाई से डरने लगे या हिंदू मुसलमान से नफरत करने लगे। ऐसा कभी नहीं हो, अब हो रहा है, क्योंकि इस नफरत से एक इंसान को बहुत फायदा है। भगवान श्री राम मोदी सरकार की खुद की पोल खोल रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट हुआ था, उसको खुद मोदी सरकार और मोदी जी के दफ्तर के द्वारा खुद नजर रखकर बनवाया गया था। पहली बारिश आई और ट्रेन की पटरी हवा में लटक गई, करोड़ों रुपया खर्च किया गया, उस पर अब गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद एक बारिश नहीं झेल पाई। यह देखिए वीडियो भाई साहब।
हाल देखिए मध्य प्रदेश, ये कोई गोदी मीडिया दिखाएगा नहीं, क्योंकि एंकरों में गोदी मीडिया के औकात और दम नहीं है उनकी कि वो दिखा सकें, क्योंकि उनकी तनख्वाह रुक जाएगी, ऊपर से जेल भी चले जाएंगे बेचारे, जिंदगी झंड हो जाएगी। ये तस्वीर देखिए, कितनी खौफनाक तस्वीर है। ऐसा लग रहा है कागज का ये पटरी था जो पलट गया ऐसे बारिश से। मोदी सरकार का ये कामकाज अपनी आंखों से देखिए। उधर भाजपा नेता नारायण राणे खुलेआम प्रशासन की मौजूदगी में दिन दहाड़े मुसलमानों को धमकी दे रहा है कि अगर औरंगजेब का व्हाट्सएप पर स्टेटस और प्रोफाइल भी लगाया तो जिंदा गाड़ देंगे। प्रशासन ऐसे लोगों को छूट दे रहा है क्योंकि प्रशासन भी ऐसी ही सोच का है, तभी तो ऐसे लोगों को लगातार छूट दी जा रही है। अब हकीकत यह है, जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों की गुलामी की, जिनका इतिहास ये है, इनकी दादी परदादी और दादी की भी परदादी का इतिहास ये है, जिनकी ये पैदावार है कि वो अंग्रेजों के यहाँ पोछा लगाते लगाते अंग्रेजों के काम भी आ जाया करती थी। उनकी पैदावार ऑफ कोर्स अंग्रेजों की ही गुलामी करेगी आज, औरंगजेब हो या टीपू सुल्तान। अंग्रेजों के पड़खच्चे इन्होंने खूब उड़ाए थे, तो कहीं ना कहीं इनको गुस्सा तो होगा कि यार ये अब तो अपने सरकार है, अब तो अपने सगे बाप जो अंग्रेज थे हमारे, उनका हमें कहीं ना कहीं साथ तो देना है। तो हाँ, टीपू सुल्तान और औरंगजेब का कोई स्टेटस नहीं लगा, जिंदा गाड़ देंगे। ये है कहानी, सुनिए इस फिल्म की। एक घटना आपल्या लातूरमध्ये मला कानावरती घटना आली, मला सांगितलं गेलं काही जिहादी विचाराचे हिरवे साप इथं वळवायला लागलेले आहेत। जास्त औरंगाबाद प्रेम त्यांचं आलेलं आहे, ज्याला आपला स्वतःचा बाप माहित नाही, तो दुसऱ्याच्या बापाचे स्टेटसचे फोटोवर लावतात। त्या कार्ट्यांना कळलं पाहिजे की छत्रपती शिवराय आणि शंभूराजांची हा महाराष्ट्र आहे। इथे राहणारा प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ती हा छत्रपती शिवराय, छत्रपती संभाजी महाराजांना मानणार आहे। आम्ही दिवस रात्र जो काही श्वास देतो, जे काही जगतोय। मोदी सरकार और गोदी मीडिया दिल्ली को ही डूबता हुआ दिखा रहे थे, लेकिन नोएडा में जल स्तर इतना बढ़ गया, इतनी बाढ़ आई कि भगवान श्री राम ने खुद सच सामने रख दिया। डीएम ने 72 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि 2 युवक बुरी तरह से घायल हुए, कई घायल हुए, लेकिन 2 की खबर है कि वो बह भी गए। मौत का खतरा है, 3 दिन के लिए अलर्ट जारी है। और गोदी मीडिया खुद नोएडा में बैठकर गले तक डूबकर ससुर के नाती सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी कर रहे हैं। साहेब के पास जब कुछ विकास के लायक बोलने के लिए कुछ नहीं होता, दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, तो कहते हैं भाई बहनों वो हमको गाली बकते हैं, भाइयों बहनों ये कांग्रेस वाले मुझको अलग अलग तरह की गालियां बकते हैं। अब साहेब से सीख कर शिवराज सिंह मामा मध्य प्रदेश में सेम डायलॉग बोल रहे हैं कि कांग्रेस भाइयों बहनों मुझको गाली बकती है। कर्नाटक में यही मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस में वो गाली बकती है, तो कर्नाटक हाथ से गया। अब शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि कांग्रेस गाली बकती है भाइयों मुझे। तो क्या मतलब है क्या होने वाला है अब मध्य प्रदेश में, है? सुनिए तो सही। हमने तय किया मां बहन बेटी मासूम बेटियों के साथ अगर कोई गलत नजर उठाएगा, दुराचार करेगा, उसको सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। उसको छोड़ूंगा नहीं, थाना का बुलडोजर भी उसके घर। बहनों की इज्जत और सुरक्षा, जनता की इज्जत और सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले। लेकिन कांग्रेसी मुझे बहुत गाली देती, मेरी बहनों मुझे कहते मामा है, शक्ति मामा है, गाने बनवा रहे हैं गाने और वीडियो डाल रहे हैं,
बीवियों, पता नहीं कौन सी काबा है। मेरी बहनों, मैं तुम्हें कंसमाना लगता हूं क्या? अरे जोर से बताओ। ये मुझे गाली करने देते मुझे परेशान है कि दुगना बदला ले हड्डी वाला पास आ गया, हमें सरकार पे नहीं आने देता, तो बड़े परेशान रोजगार। उधर दोस्तों जरा सोचिए, भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच कितनी बार हुआ और उसमें यह बार कितनी बार आपने देखी कि भारत अगर हारा है और अगर किसी मुसलमान इलाके में बारात जा रही है और पटाखे फूट गए तो क्या इल्जाम लगता है कि देखो पाकिस्तान के समर्थक ये मुसलमान जश्न मना रहे हैं। कई लोगों की गिरफ्तारियां तक हो चुकी हैं ऐसे मामले में। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के समर्थन में कोई मुसलमान कुछ लिख दे, एनए लग जाता है। लेकिन वही अगर हिंदू इंसान हो, धर्म का हो और ऊंची जात का हो तो सीधा सीधा वो भारत तक का विरोध कर सकता है। जी हां, भारत विरोधी हिंदू ब्राह्मण। ये देखिए, हमारी महिला पहलवान, कुश्ती पहलवान जो बेचारी ट्रेनिंग नहीं कर पा रही और एक लंबे समय तक सड़कों पर बैठी थी। आप देखिए, जब ये अमरीकी खिलाड़ी से 0-10 से हार गई तो देखिए इसने अनुज कुमार वाजपेयी ने क्या लिखा है। देश के गौरव रही धरनेबाज संगीता फोगाट, अमेरिका की जेनिफर पेज रोजर से 0-10 के स्कोर के साथ बाय फॉल से हार गई। आपको इस जबरदस्त हार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 0-10 वाकई बड़ी उपलब्धि है। भारत की हार का जश्न अनुज कुमार वाजपेयी इसलिए मना रहा है क्योंकि ये भारतीय महिला खिलाड़ी धरने पर कुछ दिन पहले मोदी सरकार के मंत्री के खिलाफ बैठी थी। अब आप समझ लीजिए कि ये अंधभक्तों की मानसिकता है कि अगर कोई मोदी सरकार पर सवाल उठाए तो वो कितना भी बड़ा देशभक्त कल तक रहा हो, ये उसके भी खिलाफ हो जाएंगे और भारत की हार पर जश्न मनाएंगे। अगर प्रोफाइल इस गद्दार की आप देखेंगे तो लिखता है ब्राह्मण हूं और शून्य हूं। बात तो सही है, उन्नाव का रहने वाला जो अपने आप को पत्रकार लिखे हुए है, ब्राह्मण तो है और सच में ऐसे लोग हमारे भारत को शून्य की ओर लेके जा रहे हैं। अब इसका देश प्रेम आप ये देखिए, प्रोफाइल तो इसने अपनी लगाई है तिलक और भगवा के साथ और अपने आप को ब्राह्मण लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। और इतना सच्चा और पक्का भारतीय है कि पोस्टर पर, बैनर पर अंग्रेजों की फोटो और हॉलीवुड की फोटो लगाई है। अबे अगर तू इतना सच्चा है तो सनातन धर्म से ही लगाता कोई तस्वीर। यहीं पर इसका दोगला चेहरा नजर आ रहा है। उधर केदारनाथ में मोबाइल ले जाना बैन हो गया है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी आप नहीं कर सकते। जो श्रद्धालु वहां जाते थे, फोटो और वीडियो बनाकर लाते थे, अपने परिवार को और खानदान वालों को दिखाते थे जो दर्शन के लिए नहीं जा पाए, अब ये उनसे वंचित हो गए। इतना बड़ा फैसला जो आया है उसके पीछे एक महिला हिंदू लड़की का ही हाथ है, जिसके सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर 8 लाख फॉलोअर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और इंस्टाग्राम पर इनकी आईडी है राइडर गर्ल विशाखा। 8 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोअर हैं। दोस्तों मैं वीडियो दिखाना नहीं चाहता, बस उसका एक अंश दिखा रहा हूं। केदारनाथ में एक पवित्र स्थल पर अपने बॉयफ्रेंड को इस महिला ने शादी के लिए प्रपोज किया। ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसर व्यूज और लाइक्स के लिए, वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे ये पहले से रिलेशनशिप में हो, चाहे ये पहले से शादीशुदा हो, लेकिन व्यूज और लाइक्स पाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये कुछ भी करते हैं। लेकिन इनके इस नौटंकी की वजह से जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हिंदू समुदाय के लोगों ने ही आपत्ति जताई कि ऐसे पवित्र स्थल पर जहां श्रद्धा के साथ पूरे दिमाग दिल में सिर्फ भोले होने चाहिए, सिर्फ भगवान होना चाहिए, वहां पर आप जाते हो और ये करते हो। भले ही पति भी देवता समान है, लेकिन आप जब सबसे बड़े देवता के घर में हो
तो कम से कम इस चीज को किनारे कर देना चाहिए, और वो आपका पति था नहीं। बहरहाल इसी के बाद से ये फैसला लिया गया कि अब भैया फोटो भी नहीं खींच पाओगे, न वीडियो बना पाओगे। दूसरी बात, महिलाओं को शालीन कपड़े यानी साफ सुथरे, मैंने साफ सुथरे किसमें, हाँ, नंग अधनंग कपड़े पहनने के लिए मना कर दिया है। साफ और फुल लिबास, पूरे कपड़े पहनने को कहा गया है। यही बात अगर यहाँ हमारे मुसलमान समाज के लोग अभी अगर जामा मस्जिद के बाहर एक पोस्टर लगा दें कि महिलाएं बिना हिजाब के ना आएँ, बिना सर पर दुपट्टा अंदर, देखो क्या बवाल होगा। लेकिन ये हिंदू समाज है, ये कुछ भी कह सकता है। हम मुसलमान हैं भाई, हम कुछ नहीं कह सकते। और कुछ जो है लपरझंटस लवड़े ने भुज्जम कहते हैं भारत में कानून सबके लिए बराबर है। कानून बराबर कहाँ रह गया भाई साहब, आपने मुसलमानों का हाल क्या कर दिया ये देखिए। उधर मेरे दोस्तों बड़ी खबर, मैंने आपको 4 दिन पहले ही बताया था, वो जो बॉर्डर पार से महिला आई है सीमा हैदर, 4 बच्चों को लेके आई है। पता नहीं ये कौन सा प्यार था कि 4 बच्चे, इतने बड़े, इतने से लेकर हर साइज में बच्चे होने के बाद भी उसको पति का प्रेम कम पड़ रहा था। हालांकि कई ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिससे ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान में जिस मोहल्ले में वो रहती थी पूरा मोहल्ला उससे खुश था। पूरे मोहल्ले में कपड़े की तरह वो बॉयफ्रेंड बदलती रहती थी। और पति भी भाई साहब जो हैदर है वो विदेश रहता था, एक अरब देश में काम करके पैसा भेजता था। अब हैदर भाई साहब यहाँ पर पैसा भेजते थे और सीमा जो है हैदर के पैसे पर अय्याशी करती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। और भैया कमाने वाला विदेश में हो तो हाथ में मल्टीपल फ़ोन होंगे और उसमें एक अच्छा फ़ोन होगा जिसमें पबजी होगा। उस पबजी के ज़रिए भारत के एक लड़के, क्या ही कहूँ, लड़का कहूँ या बेचारा बीमार इंसान कहूँ, जिसके मुंह को देखकर लगता है कि बेचारा किसी बीमारी से ग्रसित है, ऐसे इंसान के साथ उसको प्यार हो जाता है पबजी के ज़रिए। कमाल की बात यह है, ये बात मैंने 4 दिन पहले उठाई थी कि कमाल की बात यह है कि 2022 से पहले ही शुरुआत में ही मोदी सरकार ने, खुद हमारी मोदी सरकार ने पबजी बैन कर दिया था। तो बैन गेम को यहाँ का हिंदू लड़का कैसे खेल रहा था और सीमा कैसे उससे टच में आ गई। शातिर दिमाग इतनी कि उसके पास तीन आधार कार्ड, नकली आईडी। शातिर इतनी कि अपने पति हैदर को बोलती है कि मैं 7 दिन के लिए कराची घूमने जा रही हूं, और वो नेपाल चली जाती है अपने बच्चों को किसी और के पास छोड़कर। 4-5 दिन वो नेपाल में रहती है और यहां से वो हिंदू लड़का भी नेपाल जाता है और एक होटल में रहते हैं और खूब गपागप खेलते हैं। उसके बाद वो वापस जाती है, फिर कुछ समय बाद पैसा इकट्ठे करके, प्लानिंग करके, पासपोर्ट अरेंज करके वो नेपाल पहुंचती है। कई जगह बताया कि दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से फिर यहाँ आई। नोएडा में वो जो हाईवे है यमुना एक्सप्रेस वे, नोएडा की तरफ और यमुना एक्सप्रेस की तरफ कहा जा रहा है, कई जगह वो गई। उसका वो हिंदू बॉयफ्रेंड तथाकथित पति उसको लेकर अपने घर पहुंचा और उसके बाद खेल शुरू हो गया मीडिया का। मीडिया ने ऐसा दिखाया कि मास्टर स्ट्रोक है इसमें भी मोदी जी का। मैं इंतजार कर रहा था कि मोदी जी आके इसमें अपना क्रेडिट लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अल्लाह का शुक्र है भाई, ऐसा कम से कम नहीं हुआ। कभी मोदी जी आए रात को 8 बजे, भाइयों बहनों हमारी सरकार ने यहीं भारत में बैठे बैठे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 पाकिस्तानी नागरिक बिना पासपोर्ट वीजा के भारत में आ गए। अब उसको हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ा करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ उसको मैं भाई बहुत खुश हुआ। अल्लाह का शुक्र है भाई ऐसी बात सामने नहीं आई। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया पुचकार कर और उसकी नज़ाकतों को 4 बच्चों की अम्मा को ये सब दिखा रही थी, मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई और मंत्री तारीफ करने के लिए ना आ जाए। लेकिन कई सारी शक की बातें थी जो मैंने आपसे कहा था, जिसके बाद भाई एक सीधी सी बात है, शक भी मत करो। आप पाकिस्तान जाना चाहोगे तो कैसे जाओगे हैं? अगर गैर कानूनी तरीके से, जैसे ये सीमा आई है, अगर ऐसे कोई और आएगा तो क्या सही होगा? भाई गलत तो गलत है, रास्ता ही गलत है। ऐसे तो क्रिमिनल आते हैं भाई,
आतंकवादी आते हैं और मोदी सरकार को पता है, और मोदी सरकार, हाँ ये कर लो तुम पहले, कोई बात नहीं कर लो, हाँ ये कर लो पहले, दे लो चुम्मा उम्मा ले लो, कोई बात नहीं, प्यार दिखा लो, प्यार ये करना जरूरी है, कर लो। हाँ, और उसके बाद अब जब ये चीजें उठी कि उसके पास पासपोर्ट जाली है, आधार कार्ड 3 कैसे हैं, इस्लाम की नॉलेज नहीं है, अपने आप को मुसलमान बता रही है, कुरान की एक भी सूरत याद नहीं है, और हिंदी प्योर जुमले बोल रही है। समझ रहे हैं आप, कई सारे इंटरव्यू देख चुके होंगे आप उसके। अब जाकर कल एटीएस ने उसको उठाया, सीमा हैदर को, घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई, उसके पति को भी उठाया, 8 से 10 घंटे पूछताछ करी, देर रात उसको छोड़ा गया। जांच पूरी की जा रही है, पासपोर्ट की जांच की जा रही है कि जाली ना हो, 3 आधार कार्ड, ये तो गैर कानूनी था, जेल तो इसमें जाना बनता ही है। अगर मोहम्मद रजा फेक आईडी बना ले तो क्या होगा? अरे 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 अरे, मोदी सरकार, बल्कि मोदी जी खुद कहेंगे कि इस पर लगा दो, यूएपीए लगा दो। बहुत बोलता था हमारा, यूएपीए लगेगा। और यहाँ 3 आधार कार्ड नकली, वो भी महिला पाकिस्तानी। आप समझ रहे हो? तो कई सारे क्राइम इसने किए हैं, अब उसकी अब जांच हो रही है। दैनिक भास्कर ने भी जो लिखा है वो भी आप देख लीजिए। दैनिक भास्कर ने काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, हालांकि ये पॉइंट्स में बहुत पहले ही उठा चुका था। देखिए, इसके अंदर बताया गया है कि पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन का शक है। सीमा हैदर का मामला जब सामने आया था तो उसके पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन की चर्चा हुई थी, हालांकि बाद में जांच एजेंसियों को इससे जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए मामला लव एंगल की तरह मुड़ गया था। लेकिन अब आईबी इनके इनपुट के बाद जासूसी एंगल पर एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। एक दरोगा, 2 महिला और 1 पुरुष कांस्टेबल उनके घर पर तैनात है। सीमा हैदर के नोएडा के रबूपुरा गांव में स्थित घर पर एक दरोगा, 2 महिला और 1 पुरुष कांस्टेबल तैनात है। 2 शिफ्ट में पुलिस यहां रहकर उनके परिवार के लोगों के हर मूवमेंट पर नजर रख रही है। उनकी सुरक्षा के लिए नहीं तैनात की है पुलिस, बल्कि उनके परिवार के हर सदस्य के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए पुलिस तैनात की गई है। अब देखिए, जो एफआईआर में पॉइंट्स लिखे हैं ना, वही पॉइंट्स मैं इसके अंदर बता रहा हूं जो दैनिक भास्कर ने लिखे हैं। 2019 में सीमा हैदर पहली बार पबजी के जरिए सचिन से ऑनलाइन मिली। 2022 में सीमा के पिता गुलाम रजा की मौत हो गई। उसने भारत आने के लिए वीजा अप्लाई किया, लेकिन वीजा नहीं मिला। 10 मार्च 2023 को पहली बार नेपाल आई। सचिन भी भारत से नेपाल गया। 7 दिनों तक दोनों नेपाल के काठमांडू के न्यू विनायक होटल में रहे, फिर सीमा पाकिस्तान चली गई। 10 मई 2023 को दोबारा सीमा 4 बच्चों के साथ वीजा लेकर नेपाल आई। सीमा काठमांडू में रुकी और वहां से वैन के जरिए पोखरा गई। अगले दिन पोखरा काठमांडू से दिल्ली आने वाली न्यू सृष्टि डिलक्स एसी बस से भारत आई। 13 मई को रात को यमुना एक्सप्रेसवे फलेदा कट के पास सीमा उतरी। सचिन ने उसे अंबेडकर नगर के रबूपुरा ले आया। यहां 5 दिनों तक रहे। दोनों ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी की थी। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब के सब एफआईआर में मौजूद है। जासूसी की दूसरी कड़ी जो सामने आई है उसको भी समझ लीजिए। सीमा सचिन के पास से पुलिस ने 3 आधार कार्ड बरामद किए। ये फर्जी बनाए गए थे। आधार कार्ड को एडिट करके सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया था। सचिन ने अपने पिता नेत्रपाल को सीमा से मिलवाने जंगल ले गया। 30 जून दोनों बुलंदशहर में कोर्ट में मैरिज करने वाले थे। सीमा बच्चों को लेकर वकील के पास गई थी। पाकिस्तानी आई कार्ड देखकर वकील ने शादी करवाने से मना कर दिया। कोर्ट से ही मामला पुलिस की जानकारी में आ गया। सीमा के पास 4 मोबाइल फोन मिले हैं। इनमें से एक मोबाइल टूटा हुआ था। एक मोबाइल सचिन के पास भी मिला है जो पूरी तरह से टूटा फूटा था। एक फोन में पाकिस्तान की सिम लगा था। सीमा अपने साथ 2 VCR कैसेट भी लेकर आई थी। पूछताछ में बताया कि ये कैसेट उसकी शादी और बचपन के हैं।
पुलिस इन कैसेट की जांच कर रही है, कहीं भी कोई मैसेज तो नहीं छुपा है। सीमा का पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलग अलग लोगों से गहरा कनेक्शन है। अब एटीएस और आईबी पूरी तरह से जांच कर रही है और मेरा यह मानना है कि जांच जिस हिंदू लड़के और परिवार के साथ वो रह रही है उनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो हनी ट्रैप नाम का एक जो ये सेक्शन है, इसके थ्रू आईएसआई भारतीय दिग्गज वैज्ञानिकों से लेकर हमारे सैनिकों तक को फंसाती है। आईएसआई खूबसूरत महिलाओं को मैदान में छोड़ दी है, जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हमारे जवानों और वैज्ञानिकों को प्रेम जाल में फंसाकर, हत्ता की अपनी न्यूड और गंदी गंदी फैश वीडियो बनाकर प्यार के जाल में फंसाकर, यकीन दिलवाकर, बिल्कुल उनको अपना बनाकर उनसे जानकारी लेती है, गद्दारी करवाती है। ये सीमा हैदर उससे अगला स्टेप है कि सीधा आईएसआई की एजेंट को भारत के अंदर ही भेज दिया, क्योंकि पाकिस्तान वहां से कामयाब नहीं हो पा रहा है अपने कांड में, तो अब एजेंट यहीं मौजूद है। ऐसा भी कई बार हुआ है कि हमारे भारतीय सैनिक या भारतीय डॉक्टर या कोई वैज्ञानिक या कोई और पैसे के लिए महिला जासूस को सारी जानकारी देता था। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसे गद्दार पकड़े गए हैं भारत में। एटीएस ने इसमें कई बार बड़ी कामयाबी हासिल की, और जिस तरह एटीएस और आईबी काम कर रही है, अगर ये अपने काम में जरा सी ढील कर देना तो भारत का हाल बेहाल हो जाए। लेकिन वो तो सैल्यूट है एटीएस को और आईबी को कि पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम करती है, और आईएसआई का कोई मंसूबा कामयाब नहीं होता। कमाल की बात यह है कि अब जाकर जांच पड़ताल हो रही है और सीमा हैदर अब मुसीबत में फंसने वाली है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सचिन नाम का जो लड़का है उससे इसकी आपस में कोई डील हो, आईएसआई की कोई डील हुई हो। सचिन नेपाल गया था, तो इस बात का क्या सबूत है? जो मैं नए सवाल खड़े कर रहा हूं, एटीएस और आईबी के सामने यह बात जानी चाहिए, और मैं डायरेक्ट एटीएस और आईबी और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों से यही कहूंगा कि ये भी सवाल रखिए और ये भी जरा सोचिए। ये भी हो सकता है कि सचिन यहां से गया था नेपाल और सीमा हैदर नेपाल पहुंची थी, तो क्या पता वो अकेली ना गई हो, आईएसआई का कोई सहयोगी उसके साथ गया हो। भारत से सचिन जो गया था उसको पैसा दिया गया हो कि भाई तू इसे अपने घर में अपनी बीवी बना के रख, पब्लिसिटी स्टंट। उसमें आपको यह भी होगा कि आपने मुसलमान लड़की को, पाकिस्तान लड़की को अपनाया, आप हीरो भी बन जाओगे और पैसा भी मिलेगा। इस एंगल से भी उस परिवार की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, नेशनल प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। कौन सा सेक्शन, कौन सा पार्ट आपके लिए सबसे अहम था इस वीडियो में, यह जरूर बताइएगा। जय हिंद।